हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखेंगे जो फिजिक्स जीके का क्वेश्चन करवा रहे हैं, पार्ट वाइज करवा रहे हैं लूसेंट का। ये पार्ट आज 3 है। आज जो है ये 3 पार्ट है जिसमें डिस्कस करेंगे प्रकाश विज्ञान। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पता है प्रकाश विज्ञान। और देखिए लूसेंट जो भी मैं करवा रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर आके विजिट करके देख सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, अब जो है कि शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता एग्जाम निकालने की, जैसे यहाँ से कोई वीडियो देख लिया, कोई वहाँ से क्वेश्चन देख लिया, नहीं। आपको टॉपिक वाइज करके जाएंगे तभी जाके आपका जो है स्कोर एग्जाम कट ऑफ क्लियर होगा। तो यहाँ पे टोटल में 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, रेफरेंस आपका लूसेंट बुक है। इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, एनटीपीसी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनडीए, नेवी, एफसीआई, जीडी, ईटीसी, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास है दोस्तों। क्योंकि देखिए मैं ऐसे वीडियो नहीं लाता हूँ कि जो कि आपका इंटरटेनमेंट के लिए हो, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वीडियो को लास्ट तक अगर देख लिए तो यहाँ से आप 80 क्वेश्चन जो है याद करके जाएंगे। चलिए तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित वजह से होता है। किस वजह से जो प्रकाश का विसरण होता है, किस वजह से होता है? तो यहाँ पे जो धूलकण है, धूलकण के कारण से प्रकाश का विसरण होता है। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने से क्या तरीका? रंगों को जो हम अलग करेंगे रंग को, तो क्या तरीका होना चाहिए? ठीक है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किससे? प्रिज्म से होकर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर सेट देते होंगे आप किसी भी एग्जाम की तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोटोन। छोटे छोटे कण जो होता है प्रकाश का, उसे कहा जाता है फोटोन, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 4 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? देखिए कैसा दिखाई देगा, याद रखना आपको, काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखाई देगा। ठीक है ना, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप माइंड में एक इमेज बना ले, काला होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश का तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश का तरंग जो है किस प्रकार का तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। याद करवा देंगे हम आपको, 80 क्वेश्चन जो है याद करवा देंगे अगर हमारी वीडियो में अब बने रहे तो। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करती है? क्या करती है? परावर्तित करती है। क्या करती है? परावर्तित करती है। इसी कारण से उसका रंग होता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला 7 नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अगर अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं, वैसे तो आजकल एग्ज़ाम पास करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और मॉडल सेट नो मॉडल सेट, अब मॉडल सेट का ज़माना नहीं रहा। आपको चैप्टर वाइज करवा करके जाना है, तभी जाके आपका एग्ज़ाम फाइनल होगा। और इसलिए आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं अभी 2 महीना से रेगुलर जो है टॉपिक वाइज वीडियो करवा रहा हूँ लूसेंट से, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होता है। चलिए तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? ये जो प्रकाश का सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? ठीक है ना, देखिए प्रस्थापित जो किया गया था हाइगेंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। याद रखिएगा, ये आप साथ के साथ बोलते जाइए तो याद हो जाएगा, हाइगेंस। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो सम्मिश्रण दिन और रात समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो ये होता है आपका लाल और हरा। कौन सा? लाल और हरा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन ये आपका 9 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये ध्रुवीकरण की घटना से पता चलता है कि जो प्रकाश का तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है?
यहाँ पे पूछा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। और अगर सबसे कम बोले दोस्तों तो याद रखिएगा बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होगा, किसका, बैगनी का, ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन सही है। बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 11 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। यहाँ पे पूछा है विद्युत चुंबकीय स्वरूप, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया गया था दोस्तों मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, याद रखिएगा मैक्सवेल। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो देखिए प्राथमिक रंग इनमें से नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है। तो एक तो लाल होता है, एक आपका जो नीला होता है यानी कि ब्लू जिसको बोलते हैं नीला होता है, दूसरा तीसरा कौन सा होता है, हरा होता है। ये तीनों के बारे में आपको याद रखना है, 1 2 3 के बारे में। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा रंग से संबंधित तो आप सॉल्व कर लीजिए। ये तीनों प्राथमिक रंग होता है, ठीक है, ये प्राकृतिक रंग होता है इसको कहा जाता है। ये ऐसा रंग है कि मिश्रण करने से ही सभी रंग बनता है। तो यहाँ पे जो पीला है ना ये प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 13 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है। तो देखिए प्रकाश का तरंग का विवर्तन होता है तो ग्रिमाल्डी ने ऐसा दिखलाया था। किसने, ग्रिमाल्डी ने ऐसा दिखलाया था कि जो प्रकाश का तरंग होता है वो विवर्तन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स से में, और ये जो भौतिकी कहते हैं आप, ये भौतिकी से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों को अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो श्वेत प्रकाश जो है कि विभिन्न विभिन्न रंगों में ये बँटता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको जो कहते हैं ये है आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है अगर एक श्वेत प्रकाश जो है कि हर कलर के प्रकाश में, हर रंग के प्रकाश में विभक्त हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहा है स्क्रीन पर। इसमें जो पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था एच हर्ट्ज। किसने किया था, एच हर्ट्ज किया था, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए तो 16 नंबर का क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। 3 मूल रंग है, 3 मूल रंग, इनमें से कौन कौन सा है मैं बताया हूँ कि प्राकृतिक रंग के या मूल रंग के। तो यहाँ पे एक तो नीला हो गया, एक पीला हो गया, एक हरा हो गया, तो होगा ही नहीं। हरा पीला लाल ये भी नहीं होगा, नीला पीला लाल ये भी नहीं होगा। तो यहाँ नीला लाल हरा है, ठीक है ना, याद है, आपको भी याद होना चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का। इसमें पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो देखिए प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए जो आपका परावर्तन है दोनों में होता है, अपवर्तन दोनों में होता है, विवर्तन दोनों में होता है। यहाँ पे जो ध्रुवीकरण दिया हुआ है ये आपका नहीं होता है दोनों में, ठीक है, ध्रुवन, ठीक है, सिर्फ इसमें ध्रुवन किसका होता है, प्रकाश का होता है। किसका होता है, प्रकाश का ध्रुवन होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे 18 नंबर में पूछा गया है कि प्राथमिक रंग है, ये आ गया ना, प्राथमिक रंग है, ठीक है। प्राथमिक वे रंग है जो अन्य रंगों के मिश्रण अंग रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक रंग कहते हैं। प्राकृतिक रंग से आप दूसरा रंग बना सकते हैं, लेकिन दूसरा रंग से आप प्राकृतिक रंग नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 19 नंबर पर पूछा गया, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे है और ये प्रकाश ये जा रहा, अगर इस दिशा में मुड़ जाए तो इसको क्या कहा जाएगा। तो इसको कहा जाएगा दोस्तों विवर्तन। क्या कहा जाएगा, विवर्तन कहा जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िया प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 20 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण क्रम में विचलित होता है वह है, तो कम विचलित होता है। तो कम विचलित मैं पहले बता चुका हूँ कि कम विचलित कौन होता है। तो यहाँ पे जो आपका कम विचलित होगा ये होगा आपका लाल, ठीक है, लाल। और ज़्यादा विचलित कौन होता है, तो बैगनी जो होता है सबसे ज़्यादा विचलित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश का तरंग प्रकृति का पुष्टि करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति का पुष्टि करता है? तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, जो प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत है ये तरंग प्रकृति की क्या करता है? पुष्टि करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़िए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 22 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो है। तो देखिए यहाँ पे बैगनी है डी ऑप्शन में, तो बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है। सबसे अगर कम बोले तो आपको कौन सा टिक करना है? लाल करना है टिक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, जो प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है कैसा होती है? तो ये आपका तरंग एवं कण दोनों का समान होता है। क्या होता है? तरंग एवं कण दोनों समान होता है प्रकाश की विकिरण की प्रकृति। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 24 नंबर पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। कितने रंगों के? जिसे बेजी हप्पीनाला कहते हैं शॉर्ट में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से, यहाँ पे चिकना पृष्ठ है और इधर से कोई प्रकाश जा रहा है, चिकना पृष्ठ से इसके बाद टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? इधर से गया इधर से आ गया, तो इस घटना को क्या कहते हैं ये बताना। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 26 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों विभक्त हो जाती है? तो देखिए, जो यहाँ से प्रिज्म से गुजरने से क्या कारण होता है इसका? विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? विभिन्न रंगों का किरणों का विचलन जो है भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण से सब अलग अलग अपना रास्ता देख लेता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 27 नंबर का है। पूछा गया है कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे है। क्या है प्रकाश की तरंगे? तो प्रकाश की तरंगे ये ध्रुवन से ये पता चलता है कि अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन है, प्रकाश के ध्रुवन से पता चलता है कि प्रकाश अनुवर्त तरंग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर का है। पूछा गया है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? वेग यहाँ पे पूछा है, वेग। तो सबसे पहले जो वेग ज्ञात किया था ये किया था रोमर। किसने किया था? रोमर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी घट जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो निर्वात होता है, निर्वात, इसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है निर्वात। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 32 नंबर का। यदि किसी एक ऐनक का लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? अगर लेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे फोकस दूरी वाला तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका 50 सेंटीमीटर। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर ये रहा दोस्तों 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? तो प्रकाश की गति वैसे को वैसे बना रहेगा, यानी कि वैसे ही रहेगी। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे 33 का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। कितना है? 0.2 मीटर है। इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता जो होगी, अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी क्षमता होगी +5D। क्या होगी? +5D होगी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से क्रम में होगी। तो देखिए यहाँ पे जल,
कांच व हीरा में बोला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाल जो होगा प्रकाश का तो जल में होगा, जल के बाद किस में होगा, कांच में, कांच के बाद किस में होगा, हीरा में। तो यानी सबसे ज़्यादा चलेगा जल में, और जल से उसके बाद कांच में, कांच के बाद हीरा में। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 36 नंबर का, यहाँ से पूछा गया एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर इसकी क्षमता होगी। लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर बताया गया है, ठीक है। और इसका फोकसांतर कितना होगा, तो इसका फोकसांतर जो होगा ये होगा आपका +4D। क्या होगा, +4D होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 37 नंबर का, इसमें पूछा गया कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। यहाँ पे याद रखिएगा चंद्रमा से पूछा है पृथ्वी तक, तो केवल 1 सेकेंड लगता है, 1 या 1 पॉइंट यहाँ पे 2 भी लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों आंसर सही होता है, लेकिन एक सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो देखिए धूप का चश्मा जो होता है ना 0 डायोप्टर का होता है, कितना, 0 डायोप्टर का होता है, ठीक है, याद रखिएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 39 नंबर का पूछा गया है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। क्या लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपको 8 मिनट वाला ही दिखाई देगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर में कि डायोप्टर किसकी इकाई है। तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है, किसकी, लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर, ठीक है, याद रखिए कि लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी को नहीं मार्क कीजिएगा, आपको याद रखना है लेंस की क्षमता होता है डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत भी आई है, ठीक है ना। प्रकाश का वेग याद रखना पड़ेगा, प्रकाश का वेग क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। तो 3 गुना 10⁸ किलोमीटर सेकेंड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 8 थोड़ा सा इस स्टेप फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना 3 × 10⁸ किलोमीटर सेकेंड, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर का पूछा गया है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है, जैसा कि करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये आपका अवतल लेंस की तरह काम करेगा। पानी में हवा का बुलबुला, अगर पानी है यहाँ पे हवा का बुलबुला है तो ये किस तरह का काम करेगा, तो जैसे अवतल लेंस की तरह काम करेगा, ये अवतल लेंस की तरह, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 43 नंबर का, यहाँ पे पूछा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए किरीट या कोरोना जो है ये वाला भाग क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 44 नंबर का, यहाँ से पूछा गया कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग जो है तरंगधैर्घ्य से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है, तरंगधैर्घ्य से निर्धारित होता है, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है तरंगधैर्घ्य से। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़िए प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 45 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड, याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 460 सेकेंड होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये 46 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि अपसारी लेंस वह होता है। अब देखिए अपसारी लेंस क्या होता है, तो इसमें जो है अपसारी में किरणें फैलता है। क्या होता है, किरणें फैलता है, जो किरण होता है इसमें ये फैलता है, तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। और याद रखिए कि ये तो अपसारी की बात हो गई, क्या हो गया, अपसारी का बात हो गया, लेकिन जब यहाँ पे अभिसारी बोल दे तब आपका किरणें क्या होता है, एकत्रित होता है। क्या होता है, एकत्रित होता है, बहुत ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे एकत्रित होता है। अब अभिसारी में एकत्रित होता है और अपसारी में क्या होता है, फैलता है, याद रखिएगा दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर का है, पूछा गया कि सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण। तो देखिए चंद्रमा बीच में होता है। क्या होता है, चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य और जो पृथ्वी होता है, एक मिनट, पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा हो जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। सी ऑप्शन 47 का यहाँ पे आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन ये रहा, अब देखिए यहाँ पूछ ही दिया अभिसारी लेंस के बारे में। तो अभिसारी लेंस वो होता है, तो इसमें किरणें क्या होता है, एकत्रित होता है। अभिसारी में क्या होता है, एकत्रित होता है, और अपसारी में क्या होता है, फैलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 49 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। जो चंद्र ग्रहण होता है ये आपका पूर्णिमा के दिन होता है। कौन सा दिन होता है, ये आपका पूर्णिमा के दिन होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। और जो सूर्य ग्रहण होता है ये आपका अमावस्या के दिन होता है। याद रखिएगा, दोनों चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 50 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री का कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाएंगे। 60 डिग्री कोण पर अनंत बीच खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब, यानी कि कितना उसका पिक्चर दिखाई देगा। तो उस समय उसका पिक्चर दिखाई देगा 5। कितना दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ये प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 51 नंबर का। पूछा गया कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है ये आपका अमावस्या के दिन में होता है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। और जो आपका चंद्र ग्रहण होता है ये पूर्णिमा के दिन में होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 52 नंबर का है, यानी 52। जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु की 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना का कोण होना चाहिए। 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो जो दर्पणों के बीच का कितना का कोण होना चाहिए, तो दर्पणों के बीच आपका 90 डिग्री का एंगल, यानी कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आपको राइट आंसर जो है ये ऑप्शन सही होगा, 90 डिग्री। चलिए आ गया 53 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो देखिए एक कटा हुआ हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है एक कटा हुआ हीरा क्या होता है, जगमगाता हुआ नजर आता है। तो 53 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 54 नंबर का। थोड़ा सा इसको करते हैं। हाँ 54 नंबर का ये क्वेश्चन रहा। इसमें पूछा गया है कि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये टोटल यहाँ पे 3 प्रतिबिंब बनेंगे। मोमबत्ती का कितना प्रतिबिंब बनेंगे, तो यहाँ पे कोण पर रखा गया है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ पे 54 में ये पूछा है ना। तो यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे, अनंत बनेंगे। कहाँ पे रखा गया, 90 डिग्री पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे पूछा गया है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि पानी में अगर कोई सिक्का पड़ा हुआ है, बर्तन है ये पानी का और ये पानी है और यहाँ पे कोई सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, तो मान के चलिए 1 का सिक्का है, ये आपको कैसा प्रतीत होगा, दिखता हुआ, तो थोड़ा ऊपर प्रतीत हुआ दिखता है। तो किस कारण से, तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण से ऊपर दिखाई देता है। किस कारण से, प्रकाश का अपवर्तन के कारण से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। 56 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जब 2 समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है। जब 2 समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है, या दर्पण है, ये भी दर्पण है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, तो इसका संख्या कितना होगा, तो इसका संख्या अनंत होगा। क्या होगा, अनंत हो गया। 2 समांतर दर्पण है, मान के चलिए ये समतल दर्पण है और ये भी समतल दर्पण है। अगर इसके बीच में कोई वस्तु रखा गया है तो यहाँ पे कितना प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 57 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किस कारण से, तो प्रकाश के किस कारण से दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। प्रकाश के अपवर्तन के कारण से उसका पैर छोटा और ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 58 नंबर का। यहाँ से पूछा गया किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होता है, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति की आधी होनी चाहिए, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए जो दर्पण होता है उसकी कितना ऊंचाई होना चाहिए, व्यक्ति की आधी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन सही है। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 59 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है
कि जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो देखिए इसकी जो क्या कहता है विवर्तन एवं, एक मिनट, विवर्तन एवं जो प्रावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर ऐसा होता है। कैसे? प्रावर्तन एवं विवर्तन के घटना के परिघटना के आधार पर ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर यही प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, यानी कि रेटिना का नेत्र द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? तो याद रखिएगा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब बनता है आपका वास्तविक, उल्टा, छोटा। वस्तु से कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। ये रेटिना का प्रॉपर्टी है। तो आपको याद रखना जरूरी है कि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 61 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देता है? सेम सिक्का वाला कहानी है। तो सिक्का कैसे दिखाई देता था? तो इसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के कारण से जो है सिक्का ऊपर हुआ उठी हुई दिखाई देता है। डी ऑप्शन सही है। मछली क्या होगा? ऊपर उठी हुई दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर यही पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 62 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पे बनता है? तो किसी वस्तु का, मनुष्य का प्रतिबिंब जो बनता है आंख में रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, वास्तविक और जो है छोटा, उल्टा। याद रखिएगा, वास्तविक, छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये तीनों बातें। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 63 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण से। किस कारण से? प्रकाश का अपवर्तन के कारण से। 63 का जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। ऐसा कोई भी सिक्का हो या छड़ हो या पैर पानी में डाल रखे ऊपर आप खड़े बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो इनमें से कौन सा दर्पण जो है दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं? तो दाढ़ी बनाने के काम में जो दर्पण लिया जाता है वो दर्पण है आपका अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 65 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से संग्रहण माध्यम में जाती है तो वह, देखिए जब विरल माध्यम से संग्रहण माध्यम में जाती है, यानी कि कहने का मतलब है विरल माध्यम से संग्रहण माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर जो होगा अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ पे? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, जब विरल माध्यम से संग्रहण माध्यम में जाएगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है आपसे 66 नंबर में, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? यानी अग्रदीप मतलब हेडलाइट। क्या होता है? हेडलाइट, इसको बोलिए। हेडलाइट में जो है कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। किसका? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 67 नंबर का, यानी 67, कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो है ये प्रकाश के किस कारण से बनता है? तो प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है। किसके कारण से? अपवर्तन और परावर्तन के कारण से ये बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। तो एक मिनट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 68 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो कौन सा दर्पण इसमें प्रयुक्त होता है? 66 को 68 का बताना है। तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसमें? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है डॉक्टर के द्वारा, दंत चिकित्सक के द्वारा। ठीक है, अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से पूछा गया है, थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको। हाँ, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं मृग मरीचिका की घटना को। ये बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 70 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया एक वाहन के पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, इनकी साइड
साइड मिरर बोलता है, SID, साइड मिरर इसको कहा जाता है। तो इसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 71 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। जो एंडोस्कोपी है किस पर आधारित होता है? एंडोस्कोपी जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होता है एंडोस्कोपी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 72 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? जब साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? तो ये है आपका भूली परावर्तन और व्यतिकरण का। क्या? भूली परावर्तन और व्यतिकरण का ये नियम है। ठीक है, चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 73 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है आपसे 73 में कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर हुआ उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये अपवर्तन के कारण से। कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन के कारण से उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे पूछा 74 नंबर में पेरिस्कोप बनाने में एक डैश प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है पेरिस्कोप बनाने में? तो पेरिस्कोप बनाने में जो है समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है पेरिस्कोप बनाने में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और यहाँ से पूछा गया है कि सूर्य की प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश आंतरिक परावर्तन हो सकता है, प्रकाश किस माध्यम में गुजरेगा? तो कांच से वायु में जाए तब जाए कि क्या होगा? आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। कहाँ से? कांच से वायु में। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर यानी 76 नंबर का क्वेश्चन है फिजिक्स का। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतीहीन होती है? तो सूखा बालू जो चमकीला होता है ये इसका कारण परावर्तन है। क्या है? इसका कारण परावर्तन है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 77 नंबर का। पूछा गया चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, ऐसे क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ये प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 78 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो लाल, जो यहाँ पे लाल रंग है इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगर कम पूछे तो यहाँ पे जो बैगनी रंग है इसका विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, और विक्षेपण। अगला क्वेश्चन पर ये प्यारे दोस्तों 79 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश फाइबर एक कनेक्शन होता है पाइप वगैरह, जैसे इंटरनेट आजकल हाई स्पीड में जोड़ा जाता है तो इसी तकनीक के जोड़ा जाता है। ठीक है ना, फाइबर केबल के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से छा जाता है। किसके कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। यहाँ भी बी ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया था जो कि प्रकाश का नियम है या प्रकाश विज्ञान कह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।